चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? तो पहले तो ये एक डॉक्यूमेंट है। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कब एग्जिस्ट होता है? बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट होता है। कैश ट्रांजैक्शन के टाइम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं होता है। क्लियर हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कब आता है? जब बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर उधार पे कुछ लेन देन हो रहा है तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट होता है। ये चैप्टर के अंदर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करेंगे। ओके, ये चैप्टर में से क्या क्या करना है अभी हम उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने 30% पोर्शन माइनस किया है, तो ये चैप्टर में से क्या क्या एक्सक्लूड है? तो 6th एक्सक्लूडेड है, 7th, 8, 9, 10। ओके, तो ये 6 से लेके 10 यहां तक एक्सक्लूड है। ओके, फिर यहाँ पे 16 to 18। क्लियर हुआ? देखो मैं ना राउंड करती हूँ, वो एक्सक्लूड है, तो ये ईयर के लिए हमें ये नहीं करना है। ओके, बाकी की चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो ये चैप्टर में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को और डिटेल में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। दो टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस के अंदर दो टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें इमीडिएटली कैश मिल जाता है। ओके, मतलब अगर कैश में परचेज किया है तो इमीडिएटली कैश पे करना होता है। कैश में सेल किया है तो इमीडिएटली कैश मिल जाता है। तो कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें इमीडिएटली कैश का लेन देन हो जाता है। और दूसरा ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का इमीडिएटली पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट फ्यूचर डेट पे होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी मैंने परचेज किया है, पर जो परचेज किया है उसका पेमेंट मैं फ्यूचर में करूंगी, मतलब 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, ओके, फ्यूचर में करूंगी, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन क्या होता है? अगर मैं क्रेडिट में बेच रही हूँ, मैंने कुछ बेचा है पर उसका पैसा मेरे को इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन। ओके, तो कितना क्रेडिट पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड होगा कि कितने टाइम के लिए क्रेडिट पीरियड दिया है। मतलब अगर मैंने कुछ परचेस किया है तो मेरे को कितने टाइम के बाद पे करना है, तो जो टाइम का जो गैप है उसको बोलेंगे क्रेडिट पीरियड। तो क्रेडिट पीरियड किस पे डिपेंड होता है? बिजनेस के सिचुएशन पे डिपेंड होता है। बिजनेस की करंट सिचुएशन क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है, उस पे डिपेंड है कि क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, टाइम गैप कितना होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग कि आपको कभी पैसा चाहिए, मैं आपको कभी पैसा दूं, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रेडिट पीरियड डिसाइड करने के लिए। कंडीशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी की कंडीशन कैसी है? अगर ऑपोजिट पार्टी की कंडीशन, मतलब जिनको पैसा देना है उनके पास अभी ये महीने पैसे नहीं रहने वाले हैं तो नेक्स्ट मंथ पैसा दे देंगे, या जिनको पैसा लेना है उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो जल्दी देना पड़ेगा, तो ऑपोजिट पार्टी की कंडीशन क्या है वो भी डिपेंड करता है क्रेडिट पीरियड पे कि कितना गैप होना चाहिए पैसे के बीच में का। ओके, और अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है। अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट कम है, ओके, तो जल्दी से पे कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो लेट पे करना हो सकता है ना। तो ये सब चीजें अफेक्ट करती है क्रेडिट पीरियड पे। ये सब पे डिपेंड होता है कि क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए। क्लियर हुआ? आज के टाइम में बिजनेस
बढ़ रहे हैं और बिजनेस की साइज भी बढ़ रही है। तो बिजनेस के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस ओपन हो रहे हैं, बिजनेस की साइज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। If the payment of amount of goods given in credit is not received on time, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है पर पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो ये बिजनेस को फाइनेंशियली अफेक्ट करेगा, है ना। टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ऑन देयर अदर ट्रांजैक्शन। और टाइम पे पैसा नहीं मिलने से दूसरे ट्रांजैक्शन पे भी अफेक्ट होगा। ये कैसे होगा? तो देखो, एक बार अगर मैंने आप लोगों को क्रेडिट में कुछ सेल किया है और आप लोग ने अगर टाइम पे पैसा नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को क्रेडिट में कुछ नहीं दूंगी, है ना। तो बिजनेस को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा और नेक्स्ट टाइम के ट्रांजैक्शन पे भी अफेक्ट होगा अगर टाइम पे पैसा नहीं पे करोगे। Businessman wishes to receive the amount of a credit transaction in time. बिजनेसमैन चाहता है कि अगर वो क्रेडिट पे किसको बेच रहा है तो उसको टाइम पे पैसा मिले। ओके, तो टाइम पे पैसा मिलने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट यूज करता है। ओके, क्या यूज करता है? एक डॉक्यूमेंट यूज करता है। बिजनेस ने क्रेडिट में सोल्ड किया है तो उसको टाइम पे पैसा मिले, इसलिए वो क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट यूज करेगा। अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच द पर्सन फ्रॉम whom an amount is receivable accept his debt in writing and states the time of payment of the amount or accepts to pay at the time stated in the document. जो भी डॉक्यूमेंट एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करेगा वो डॉक्यूमेंट कौन एक्सेप्ट करेगा? पेएबल, मतलब जिसको पे करना है वो एक्सेप्ट करेगा वो डॉक्यूमेंट कि उसको अमाउंट पे करना है, उसकी लायबिलिटी है। वो डॉक्यूमेंट के अंदर कितना अमाउंट पे करना है वो लिखा होगा, कौन से टाइम पे करना है वो भी लिखा होगा। इफ द डेटर फेल टू पे द अमाउंट, अगर डेटर फेल हो जाता है अमाउंट पे करने के लिए तो वो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस की तरह काम करेगा, मींस एक सबूत की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो बिजनेसमैन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा जिसको पे करना है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हिज डेट, मतलब उसकी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो मैं थोड़ा इजी वर्ड में बताती हूँ। एक डॉक्यूमेंट जो बेच रहा है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट किससे एक्सेप्ट करना है? जिसने परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, वो एक्सेप्ट करेगा उसकी लायबिलिटी। क्या? डेट मतलब लायबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। ये डॉक्यूमेंट के अंदर कितना अमाउंट पे करना है वो लिखा होगा और कौन से टाइम पे करना है वो भी लिखा होगा। अगर जिसको अमाउंट पे करना है, मतलब डेटर अगर पैसे पे करने के लिए फेल हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट को एक एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट। पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टडी करते हैं, उसके बाद प्रॉमिसरी नोट। ओके, नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो हम लोग उसको रीड करते हैं और समझते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग, ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया है। तो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the drawer directing a certain person to pay a certain sum of money only at a specified time
to a certain person or according to his order or to the holder of the instrument. क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग के अंदर होता है. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा हुआ होता है और उसमें क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर. मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पे करूंगा अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो. बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती है. ओके, वो क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसको ड्रॉवर साइन करता है. जो सेल कर रहा होता है वो साइन करता है. डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, वो एक पर्सन को बोलता है कि उसे इतना अमाउंट पे करना है, ये टाइम पे पे करना है और ये पर्सन को पे करना है. ओके, तो क्लियर हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. ये डेफिनेशन आप लोगों को एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है. बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड लेटर ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज को लेटर ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है. बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और इसमें कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होता. ओके, ये ड्रॉवर इसको साइन करता है, मतलब जो बेच रहा है वो इसको साइन करता है और ये बताता है कि किसको पे करना है, कितने टाइम में पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होना चाहिए? तो बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए. इन राइटिंग. A bill must be in writing, so an oral order cannot be called a bill. Okay? Oral order को bill नहीं बोलेंगे, तो bill कैसा होना चाहिए? Writing में होना चाहिए. Second है unconditional order. The order made in the bill must be unconditional. This means there should not be any condition for the payment of money. This order should not in a form of request. Clear हुआ? ये जो बिल है वो अनकंडीशनल होना चाहिए. अनकंडीशनल का मतलब है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए पेमेंट की. ओके, पेमेंट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए. ये ऑर्डर शुड नॉट बी इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट. ये जो ऑर्डर है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. क्लियर है. थर्ड है स्पेसिफिक पर्सन. द बिल मस्ट बी एड्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. अगर बिल प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल एड्रेस करना चाहिए स्पेसिफिक पर्सन को. ऐसे नहीं कि बिल बना लिया और किसके लिए बना लिया वो नहीं पता. ओके, स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस्ड हो ऐसा बिल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल एक्सेप्टर एंड बिल रिसीवर. In a bill, the bill acceptor and bill receiver both are separate person. Therefore, their name must be clear and both should be specific person. क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिल के अंदर बिल एक्सेप्टर और बिल रिसीवर दोनों सेपरेट पर्सन है. इसीलिए दोनों पर्सन का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए. क्लियर होना चाहिए दोनों पर्सन का नाम और दोनों पर्सन स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए. ओके. फिफ्थ, ऑर्डर फॉर द पेमेंट. The order must only be for the payment of Indian money, not for a product or consideration of money. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो पेमेंट का ऑर्डर होगा वो इंडियन मनी में ही होना चाहिए. ओके, कोई प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, डेफिनाइट अमाउंट. The amount should be in the bill must be clear and definite. जो भी अमाउंट मेंशन है बिल के अंदर वो क्लियर होना चाहिए कि कितना अमाउंट है. ओके, कुछ पैसे ऐसे नहीं, कुछ मतलब कितने है ना, ऐसे नहीं,
क्लियरली पता रहना चाहिए 10,000 8,000 क्लियरली. ओके. क्लियर डेट. द डेट ऑफ राइटिंग द बिल मस्ट बी क्लियर. नेक्स्ट, डेफिनाइट ड्यूरेशन. द ड्यूरेशन ऑफ द बिल मस्ट बी डेफिनाइट. कितने टाइम के बाद पे करना है वो टाइम क्लियर होना चाहिए. कौन से डेट पे पे करना है वो क्लियर होना चाहिए. सिग्नेचर ऑफ द पर्सन. द बिल मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द बिल. जो इंसान बिल लिख रहा है उसकी सिग्नेचर होना जरूरी है. ओके. नेक्स्ट है रेवेन्यू स्टैम्प. रेवेन्यू स्टैम्प एक स्टैम्प है जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे फिक्स किया जाता है. एक ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट का स्टैम्प होता है जिसको बिल पे फिक्स किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम. द पेमेंट ऑफ द बिल इज डन ऑन द डिमांड ऑफ द ड्रॉवर और आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम. पैसों का पेमेंट डिमांड पे कर देना है. किसके डिमांड पे? ड्रॉवर के डिमांड पे. जिसने बिल प्रिपेयर किया है उसकी डिमांड पे या फिर उसने जो टाइम दिया है वो टाइम पे बिल के पैसे पे करना होता है. ओके. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल. द बिल बिकम्स ऑपरेटिव ओनली आफ्टर इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज ड्रॉन. बिल ऑफ एक्सचेंज ऑपरेटिव कब बनेगा? जब वो बिल को एक्सेप्ट करेगा वो पर्सन जिसके लिए वो बिल बनाया है. ओके. सेलर ने बिल प्रिपेयर कर लिया पर वो बिल को बायर ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है तो वो बिल कुछ काम ही नहीं आएगा. ओके. बिल कब ऑपरेटिव बनेगा, कब काम आएगा? जब वो बिल को एक्सेप्ट करेगा वो पर्सन जिसके लिए वो बिल लिखा गया है. तो आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करना है और नहीं समझ में आएगा तो पूछना है. ओके. डिफरेंट पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी होती है? तो 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में. ड्रॉवर ऑफ द बिल. ड्रॉवर मतलब कि वो जो बिल लिख रहा है जनरली ही इज क्रेडिटर, है ना. ड्रॉवर कौन होता है? जनरली क्रेडिटर होता है. और द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स. एक्सेप्टर ऑफ द बिल. एक्सेप्टर कौन होता है? जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं पे करूंगा. ओके. जनरली एक्सेप्टर कौन होता है? डेटर होता है. और द कस्टमर परचेसिंग द गुड्स. थर्ड है पेई ऑफ द बिल. जनरली ही इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल or the person who is going to receive the money or the person who holds the bill. पेई कौन होता है? पेई मतलब बिल का ड्रॉवर, मतलब जो बिल लिख रहा है या तो वो जिसे पैसे मिलने वाले हैं. ओके. बहुत सारे सिचुएशन में ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन होता है. तो जब ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन होगा तब उसमें 2 ही पार्टी इन्वॉल्व होगी. ओके. देखो, एक जो बिल लिख रहा है, दूसरा जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तीसरा जिसे पैसे मिलने वाले हैं. ओके. तो बहुत सारे कंडीशन में ये फर्स्ट और थर्ड एक ही पर्सन होता है और कुछ कंडीशन में ये दोनों अलग पर्सन होते हैं. ओके. तो कितने टाइप की पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टीज होती है. पर अगर ये दोनों एक ही पर्सन हुए तो सिर्फ 2 पार्टी होगी. एक है ड्रॉवर और दूसरा है एक्सेप्टर. इस टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया जाता है. देखो, इसमें डेट मेंशन है, इसमें अमाउंट मेंशन है. ओके. पर्सन का नाम, रेवेन्यू स्टैम्प, है ना, हर चीजें मेंशन की गई है. यहाँ पे क्लियरली बताया है फ्रॉम द अबव स्पेसिमेन. अभी जो हमने स्पेसिमेन देखा बिल ऑफ एक्सचेंज का, अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ द बिल. ये सब डिटेल्स उसके अंदर से मिल जाती है. जैसे डेफिनाइट पर्सन, कौन बिल लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, वो क्लियरली पता होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना अमाउंट पे करना है और कितना अमाउंट रिसीव करने वाले हैं वो भी क्लियरली पता होता है.
कौन से डेट पे पैसे मिलने वाले हैं, कौन से डेट पे करना है वो भी पता होता है, कितने पीरियड का गैप है, क्रेडिट पीरियड कितना है वो भी क्लियरली मेंशन होता है, सिग्नेचर होती है, ओके जो ड्रॉवर है उसकी सिग्नेचर होती है, रेवेन्यू स्टैंप लगा जाता है। तो ये सब डिटेल्स होती है, आप लोग इसको रीड कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछना है, ओके।